हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टाइट्रेशन में एसिड बेस्ड स्पेशली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में जो हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं उस इंडिकेटर का सिलेक्शन कैसे करेंगे। मींस किस तरह के टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल होगा, मींस सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। मैं आप सबको पहले वीडियो में बताया हूं कि इंडिकेटर्स, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं सब एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में वर्क करता है। मींस उसी पीएच रेंज में वो काम कर सकता है, उस पीएच रेंज से बाहर वो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिकेटर को अपने कलर को चेंज करने के लिए सॉल्यूशन को इनफ एसिडिक और बेसिक होना पड़ता है। इसलिए डिफरेंट इंडिकेटर डिफरेंट डिफरेंट पीएच रेंज में वर्क करता है। अब एग्जाम में नीट में एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम में भी, और रेगुलरली एग्जाम में आते रहता है, और यह हमारा जेई और जेई एडवांस के का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेगुलरली आता है कि इस तरह के मींस अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेशन कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस से कर रहे हैं तो कौन सा इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए इसको वन बाय वन मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले हमारा एसिड मींस इंडिकेटर का सुटेबल इंडिकेटर का सिलेक्शन करना है। तो इसमें हमारे जो एसिड बेस टाइट्रेशन है उसको नॉर्मली हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, क्योंकि आप एसिड और बेस दोनों में से किसी एक को आप प्राइमरी सॉल्यूशन मान सकते हो, दूसरे को सेकेंडरी। मींस किसी एक को टाइट्रेट लोगे, किसी दूसरे को आप टाइट्रेट, मींस कोई एक नोन होगा दूसरा अननोन होगा, तो आप एसिड वाले को भी नोन मान सकते हो, बेस वाले को भी मान सकते हो, राइट। मींस किसी एक को आप करते हो। तो यहां पे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन करवा रहा हूं। मींस स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमारा है वो नोन सॉल्यूशन है, उसका हमें स्ट्रेंथ पता नहीं है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो हमारा वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, मींस नोन सॉल्यूशन है। मींस यह हमारा हुआ स्ट्रॉन्ग बेस जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो प्राइमरी सॉल्यूशन कहलाता है, और जिसके कंसंट्रेशन को, जिसके स्ट्रेंथ को, जिसके नॉर्मलिटी को डिटरमिन करना रहता है वो सेकेंडरी कहलाता है, और ये हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। अब याद रखना जो बाद में वर्सेस के बाद में लिखा रहता है वो हमारा स्टैंडर्ड होता है, और जो पहले लिखा रहता है उसके कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी को डिटरमिन करना रहता है। अब मैं दिखाने जा रहा हूं कि जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूं आपको कि जो हमारा अननोन सॉल्यूशन होता है जिसको एनालाइट भी बोलते हैं या सेकेंडरी सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको एक कोनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं और उसमें इंडिकेटर डाले रहते हैं पहले से, और ऊपर से धीरे धीरे हम लोग ब्यूरेट की हेल्प से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज उसमें ड्रॉप करवाते हैं। जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मींस उस सॉल्यूशन में मींस जो हमारा सेकेंडरी सॉल्यूशन जैसे जैसे ड्रॉप आउट होता है वैसे वैसे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होने लगता है। अब यहाँ पे गौर से देखो, सॉल्यूशन जो हमारा है वो पहले से हमारा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड का है। स्ट्रॉन्ग एसिड का इसका मीनिंग यह हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग यह हुआ कि और ये इस मतलब इस एक्सिस में हम लोग पीएच का वैल्यू रखे हैं, और इस जो हमारा एब्सिसा है इस पे रखे हैं वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मींस बेस इन मिलीलीटर। अब इनिशियली हमारा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो पीएच का वैल्यू उसका बहुत कम होगा, 1 के आसपास होगा, तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन जो हमारा जिस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है वो इनिशियली तो वेसल में केवल वही होगा। जैसे जैसे आप डालते जाओगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वैसे वैसे उसका न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो जिस समय हमारा इस बेस का मींस वॉल्यूम ऑफ बेस 0 है, मींस जिस समय स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का एक भी ड्रॉप आप नहीं डाले हो उस समय आपके कोनिकल फ्लास्क में ओनली एसिडिक सॉल्यूशन होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो पीएच का वैल्यू 1 के आसपास होगा। अब जैसे जैसे आप बेसिक सॉल्यूशन डाल रहे हो वैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पे ओरिजिन है, वैसे वैसे पीएच का वैल्यू क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है। पीएच का वैल्यू बढ़ने का मतलब हुआ कि एसिडिक नेचर कम हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग बेस स्टैंडर्ड जो हमारा सॉल्यूशन है बेस का वो डालते जाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा तो सॉल्यूशन में एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होता जाएगा, तो पीएच का वैल्यू बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते देखा जाता है कि जैसे ही 25 मिलीलीटर, मान लो 25 मिलीलीटर हम लोगों ने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मींस बेसिक सॉल्यूशन को डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन HCl का सॉल्यूशन है, उसमें जैसे ही 25 मिलीलीटर आपने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH डाला, उसी समय आपके एसिड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के इक्वल हो गया, तो न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया, वहां पे इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। लेकिन मैं तो आपको बताया हूं इक्विवेलेंट पॉइंट जो हमारा रहता है वहां पे इंडिकेटर क्लियरली इंडिकेट नहीं करता है,
इसलिए थोड़ा और हमें समय लग जाता है, और 2-4 बूंद डालना पड़ता है। खैर, लेकिन उससे पहले यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जिस समय इक्विवेलेंट पॉइंट आया, इक्विवेलेंट पॉइंट तो हमारा कब आएगा, जिस इक्विवेलेंट पॉइंट जैसे 25 मिलीलीटर जैसे ही मैं डाला, बेसिक सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया मान लो। अब इक्विवेलेंट पॉइंट जो आया, यहां पे एसिड बेस को, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, और सॉल्यूशन में ओनली हमारा क्या है, सॉल्ट है उस समय। तो यह सॉल्यूशन जी, लेकिन जैसे ही 25 मिलीलीटर आप डालते हो, जैसे मान लो 25 पे इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, तो 25 मिलीलीटर से 1 मिलीलीटर कम है, मींस 24 मिलीलीटर अगर आपने इस जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको आपने डाला है 24 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर और डाल दोगे तो इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, मींस 7 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट हमारा होता है न्यूट्रल होता है, उसका पीएच 7 होता है। लेकिन अगर 24 मिलीलीटर तक केवल डाले हो तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक रहेगा। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, इसलिए सॉल्यूशन अच्छा खासा एसिडिक रहेगा, इसलिए पीएच का वैल्यू 4 के आसपास होता है। 24 मिलीलीटर तक पीएच 4 के आसपास होता है। लेकिन जैसे ही 25वां मिलीलीटर आप स्ट्रॉन्ग बेस का डालोगे, इक्विवेलेंट दोनों को, मींस दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा और इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा। इक्विवेलेंट पॉइंट पे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है न्यूट्रल होता है, और उसका पीएच क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जंप करके वो मींस एक ही बार, मींस 4 से देख रहे हो कि 7 तक एकदम वर्टिकल लाइन हो गया। मींस आपने वॉल्यूम 1 मिलीलीटर चेंज किया, लेकिन पीएच का वैल्यू 4 से कहां चला गया, 7 पे। उसके बाद मान लो 1 ड्रॉप, मिलीलीटर तक बहुत ज्यादा हो गया, 1 ड्रॉप आपने और डाल दिया। 1 ड्रॉप जैसे ही आप डालोगे, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस का भी सॉल्यूशन है, इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद वो 1 ड्रॉप भी आपका सॉल्यूशन को बेसिक बना देगा, और सॉल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, इसलिए बेसिक होते ही इसका पीएच का वैल्यू क्या होगा, अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो एक ही बार पीएच का वैल्यू, मींस इक्विवेलेंट पॉइंट पे 1 ड्रॉप और जब जाता है हमारा बेसिक सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो पीएच सॉल्यूशन का एकाएक बढ़ जाता है और 10 पे पहुंच जाता है। मींस आपका 4 से लेकर 10 तक पीएच में क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। मात्र 1-2 मिलीलीटर आपने सॉल्यूशन डाला, उतना में पीएच में इस तरह से इन्फ्लेशन होता है। इसलिए आप देखते हो कि ग्राफ एकदम वर्टिकल है, क्योंकि वॉल्यूम में बहुत कम इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन पीएच में बहुत सारा चेंज हो रहा है। इसके वजह से मींस इक्विवेलेंट पॉइंट का अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो हमारा सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ड्यूरिंग इक्विवेलेंट पॉइंट का अबाउट पीएच में लार्ज चेंज होता है। मींस पीएच 4 से लेकर के 10 तक चेंज होता है। मींस पीएच रेंज हमारा 4 से लेकर के 10 तक जाता है। मींस इक्विवेलेंट पॉइंट से जस्ट पहले 4 रहता है, इक्विवेलेंट पॉइंट के जस्ट बाद हमारा 10 हो जाता है। मींस इक्विवेलेंट पॉइंट के अबाउट पीएच में जो चेंज होता है वो 4 से लेकर के 10 होता है। इसलिए उस रेंज में जितने भी इंडिकेटर आते होंगे, सभी इंडिकेटर इस तरह के टाइट्रेशन के लिए सुटेबल है। जैसे फिनोल्फथलीन हमारा सुटेबल है, मिथाइल ऑरेंज भी सुटेबल है, मिथाइल रेड भी सुटेबल है। मिस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो टाइट्रेशन होता है, उस टाइट्रेशन में मैक्सिमम हमारा जो इंडिकेटर होता है वो सुटेबल रहता है, और ये तीनों परफेक्टली है। लेकिन हम लोग फिनोल्फथलीन को जनरली यूज करते हैं। अब हमारा दूसरा जो एग्जांपल है वह है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। मींस इस बार स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हम लोग लिए हैं, जिसके हेल्प से हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को नॉमिनेटिव कैलकुलेट करेंगे, वो इस बार वीक है। तो देखो इस बार क्या होगा, यहां भी सेम कहानी है। यहां पे होगा क्या, इस एक्सिस पे हम लोग पीएच लेते हैं, यहां पे वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यहां भी जब हमारा सॉल्यूशन जैसे मान लो 24 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर जब हम लोग अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाल देते हैं टाइट्रेंट में, एनालाइट में, मींस प्राइमरी सॉल्यूशन में, मींस इसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, तो मान लो इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया 25 पे इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, मींस एसिड का नंबर इक्विवेलेंट बेस के इक्वल हो गया। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि मान लो 24 तक जब डाले रहोगे, 25 पे इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा है, तो 24 मिलीलीटर अगर आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ऐड कर दिए रहोगे, तो उस समय तक सॉल्यूशन तुम्हारा एसिडिक रहेगा। क्योंकि 25 मिलीलीटर जब आप बेसिक सॉल्यूशन मींस वीक बेस का सॉल्यूशन डालोगे, तब जाकर इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, तब बेस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड के इक्वल होगा। 24 तक हमारा सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा।
तो 24 तक सोल्यूशन एसिडिक रहेगा। तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन है इसलिए इसके पीएच का वैल्यू 7 से काफी नीचे होगा, मींस 4 के आसपास होता है। देख लो यहाँ पे 24 मिलीलीटर जब रहता है तब हमारा पीएच 4 रहता है, लेकिन जैसे 25वां मिलीलीटर आप डालोगे सोल्यूशन हमारा मींस दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल हो जाता है। जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल हो गया तो इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया वहां पे। लेकिन जो इक्विवेलेंट पॉइंट आता है तो यहाँ पे ये हमारा जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। इक्विवेलेंट पॉइंट आने पे भी हमारा जो सॉल्यूशन रहता है, जो सॉल्ट रहता है, इक्विवेलेंट पॉइंट जब आ गया तो एसिड बेस तो खत्म हो गया, सॉल्ट, क्योंकि एसिड बेस को बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, सॉल्यूशन में ओनली सॉल्ट आ गया। तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा, जैसे हम यहाँ पे एसिड के तौर पे HCl ले लिए हैं और बेस में ले लिया हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमारा जो बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो अमोनियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट बन जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट बनेगा यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट होता है उसके पास एसिडिक नेचर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह के जो टाइट्रेशन होगा उसके इक्विवेलेंट पॉइंट के पास पीएच का जो वैल्यू होगा वो 7 से कम होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना दिया। लेकिन जो सॉल्ट फॉर्म हुआ वो तो तुम्हारा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हुआ। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट होता है उसके पास एसिडिक नेचर होता है और एसिडिक नेचर होने से पीएच का वैल्यू 7 से क्या होगा, कम होगा। तो इस बार होता क्या है कि इक्विवेलेंट पॉइंट का अबाउट पीएच में इन्फ्लेशन तुम्हारा 4 से लेकर के 7 तक होता है। मींस पीएच इक्विवेलेंट पॉइंट का अबाउट 4 से लेकर के 7 तक होता है। मींस हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम 25 मिलीलीटर के आसपास जब रहता है तो पीएच में चेंज 4 से लेकर 7 तक हो जाता है। फिर उसके बाद या और सॉल्यूशन डालोगे आप अपना बेसिक सॉल्यूशन तो फिर पीएच चेंज होगा, हल्का थोड़ा मींस कर्व के फॉर्म में इंक्रीज होगा, लेकिन इन्फ्लेशन जो है मींस शार्पली इंक्रीमेंट जो होता है वो हमारा 4 से लेकर 7 तक होता है। और कब 25 मिलीलीटर से के आसपास, 25 मिलीलीटर हमारा जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम डालते हैं तो उस समय इक्विवेलेंट पॉइंट आता है और इक्विवेलेंट पॉइंट के अबाउट पीएच में चेंज 4 to 7 होता है। याद रखने वाली बात है, आपको समझने वाली बात है भी है। इसमें ग्राफ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जेईई मेन में तो ग्राफ पे पूछता है, नीट में भी डेटा पे पूछता है, डेटा आपको याद रखना है। अब आपको सोचना होगा कि कौन सा इंडिकेटर इस पीएच रेंज में वर्क करता है। तो इस पीएच रेंज में वर्क करने वाला इंडिकेटर हमारा कौन है, मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज इसमें वर्क करता है और इसलिए इस तरह के टाइट्रेशन के लिए मिथाइल ऑरेंज एक सुटेबल इंडिकेटर हुआ, आप सब याद रखना। तो जो टेबल मैं आपको दिया हूं पिछला वीडियो में वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगला टाइट्रेशन देखते हैं, हमारा थर्ड टाइट्रेशन है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक डेफिनेटली करो। आप सब लाइक बहुत कम करते हो जिससे मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, और कमेंट भी करो, अच्छा लगता है, समझ में आता है तो उसके लिए अप्रेजल दो। कुछ अगर लगता है कि नहीं कुछ और भी चैप्टर का होना चाहिए तो उसको लिखो, बहुत अच्छा रहेगा। देखो जी, अब वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो रहा है। तो मैं पहले ही बता चुका, यहाँ भी सेम कहानी। इस बार हमारा जो प्राइमरी सॉल्यूशन है मींस जो टाइट्रेंड है, मींस जो अननोन सॉल्यूशन है वह वीक एसिड है। तो वीक एसिड होने का होगा क्या, और स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेशन करवा रहे हैं तो होगा जैसे मान लो, मैं हर बार बताता हूं 25 मिलीलीटर हम लोग के आसपास डालते हैं तो इक्विवेलेंट पॉइंट अप्रॉक्स आ जाता है। अब मान लो 25 मिलीलीटर आपने डाल दिया स्ट्रॉन्ग बेस तो इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, मींस एसिड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बेस के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर 24 मिलीलीटर तक आप डाले हो तो एसिड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बेस के इक्वल नहीं रहेगा, तो उसमें सॉल्यूशन एसिडिक ही रहेगा। लेकिन चूंकि वीक एसिड का सॉल्यूशन है तो वीक एसिड का पीएच बहुत ज्यादा रहता है, 7 के आसपास रहता है, इसलिए 25 मिलीलीटर से अगर कम वॉल्यूम अगर आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का डाला है तो पीएच का वैल्यू 6 के आसपास रहेगा, मींस 7 से कम रहेगा, 5 और 6 के बीच में रहता है। जैसे जैसे आप बेसिक सॉल्यूशन डालते जाते हो पीएच बढ़ने लगता है, बढ़ते 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 जब 25 मिलीलीटर होता है तो 7 होता है, और उसके बाद 25 मिलीलीटर जैसे ही आपने स्टैंडर्ड बेस डाला, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाला जो बेसिक है स्ट्रॉन्ग बेस का है, इक्विवेलेंट पॉइंट तो आ गया। लेकिन आप वहां पे रुकोगे नहीं क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, आप एक जैसे ही 1-2 बूंद और डालोगे सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा। और चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस हमारा है
तो सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेसिक हो गया। स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा इसका मतलब हुआ पीएच एक बार क्या होगा, जंप मार देगा। मींस वॉल्यूम में निग्लेजिबल चेंज होने से पीएच में बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, और वो चेंज तो हमारा 7 से लेकर के 11 तक चला जाता है। मींस पीएच एक दो ड्रॉप डालने से ही हमारा पीएच 11 हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वॉल्यूम डालते हैं वैसे वैसे पीएच में करस्पॉन्डिंग चेंज होता है। लेकिन 7 से लेकर 11 तक पीएच जाने के लिए 1-2 मिलीलीटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, 1-2 ड्रॉप का रिक्वायरमेंट है। 1-2 ड्रॉप गिरने से मींस बहुत कम हमारा ये स्ट्रॉन्ग बेस गिरता है, उतना ही से क्या हो जाता है, पीएच में जंप मारता है। तो बोलते हैं कि वर्टिकल चेंज होता है पीएच का, इसको पीएच रेंज कहा जाता है। मींस इक्विवेलेंट पॉइंट के अबाउट पीएच चेंज होता है 7 से लेकर 11 तक। इस रेंज में जो इंडिकेटर आता होगा, इस पीएच रेंज में जो इंडिकेटर काम करता होगा, दैट इंडिकेटर विल सुटेबल फॉर सच टाइप ऑफ टाइट्रेशन। एंड यू नो हमारा फिनोल्फ्थलीन 8 से लेकर के 10.5 तक के पीएच में वर्क करता है, इसलिए फिनोल्फ्थलीन इज मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर फॉर सच टाइप ऑफ टाइट्रेशन। ओके जी, अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ जो हमारा है वो वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन है। एसिड वीक बेस वीक, इसमें क्या होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट से जस्ट पहले हमारा सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, लेकिन चूंकि वीक एसिड है तो एसिडिक, इसका एसिडिकेशन बहुत कम होगा, इसलिए पीएच का वैल्यू क्या होगा, 7 के आसपास होगा। मींस 6 से तो जैसे इनिशियली जिस समय आप वॉल्यूम डालना शुरू करोगे, जिसमें आप वीक एसिड का जो सोल्यूशन लिए हो, अननोन सोल्यूशन, उसका पीएच भी 6 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि वीक एसिड का सोल्यूशन है। जैसे जैसे बेस डालते जाओगे पीएच थोड़ा बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा आपका 7 के आसपास। लेकिन फिर उसके बाद 7 पे कोई पीएच में बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट पॉइंट से जस्ट पहले हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, वीक एसिडिक होगा, तो पीएच 7 के आसपास होगा। और इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद भी 2-4 ड्रॉप अगर डाल भी दोगे आप बेसिक सॉल्यूशन, तब भी सॉल्यूशन वीक बेस का सॉल्यूशन होगा, और वीक बेस का पीएच भी 7 के आसपास रहता है। इसलिए इस तरह के टाइट्रेशन में इक्विवेलेंट पॉइंट के अबाउट पीएच में कोई वर्टिकल चेंज नहीं होता है। मींस पीएच रेंज में कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पे रेंज बोलते हैं अप्रॉक्स 0 हो गया, कोई वर्टिकल चेंज नहीं हुआ। जब पीएच अप्रोक्सीमेटली बहुत कम चेंज होता है, मींस वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन में इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले सॉल्यूशन बहुत कम एसिडिक रहता है, और इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद भी सॉल्यूशन बहुत कम बेसिक होता है, जिसकी वजह से पीएच में बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है। और पीएच में बहुत बड़ा चेंज नहीं होने की वजह से हमारा इंडिकेटर अपना कलर ही चेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि इंडिकेटर को अपने कलर चेंज करने के लिए पीएच को कम से कम 2 यूनिट से चेंज होना पड़ेगा। और जितना भी मैं पीएच पढ़ाया हूं, कोई भी पीएच इस रेंज में 0 रेंज में काम करेगा नहीं, सब एक पर्टिकुलर पीएच में काम करता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके नहीं शो कर पाएगा, इंडिकेशन नहीं कर पाएगा। मींस इस तरह के टाइट्रेशन में नो वन इंडिकेटर इज सुटेबल। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट, बात दिमाग में रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है नीट में और हमारे जेईई एडवांस में और जेईई मेन में भी। ये जो एग्जांपल मैं लिया हूं ये डबल टाइट्रेशन का एग्जांपल है, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आता है। मैं सब कुछ थ्योरेटिकली मैथमेटिकली ग्राफिकली क्लियर कर दे रहा हूं, लेकिन आपको डायरेक्ट डेटा याद रखना है। नीट एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल होता है, यहाँ पे डबल टाइट्रेशन का एग्जांपल क्या है, और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी ये मैं कंप्लीट आपको बता दिया हूं, इसको अगर आप दिमाग में रखते हो तो जेईई नीट हो, जेईई मेन हो, एडवांस हो, सबका क्वेश्चन कर सकते हो। डबल टाइट्रेशन वाला जो हमारा एग्जांपल है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। मींस टाइट्रेशन ऑफ सोलेबल कार्बोनेट विथ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। मींस सोडियम कार्बोनेट का स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, ये डबल टाइट्रेशन होता है। डबल टाइट्रेशन कैसे होता है, तो पहले जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट हमारा अननोन सॉल्यूशन, इसका स्ट्रेंथ निकालना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे HCl रहता है, मींस एसिड के साथ हम लोग टाइट्रेशन करवा रहे हैं। पहले जब HCl डालोगे तो सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ न्यूट्रलाइज होगा और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, और NaCl। मींस NaCl तो सॉल्ट फॉर्म में होगा, साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा। बाइकार्बोनेट के पास ही बेसिक नेचर होता है, जिसकी वजह से इक्विवेलेंट पॉइंट पे भी हमारे सॉल्यूशन का बेसिक नेचर रहेगा। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मींस पीएच कर्व ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद HCl शोज टू इन्फ्लेक्शन होता है, क्योंकि एक बार सोडियम कार्बोनेट HCl से न्यूट्रलाइज होकर सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा, तो वहां पे इक्विवेलेंट पॉइंट के अबाउट पॉइंट पीएच में इन्फ्लेक्शन मिलेगा। और दूसरी बात, सेकंड जो इन्फ्लेक्शन मिलता है वो मिलता है
जब सोडियम बाइकार्बोनेट फिर से HCl से न्यूट्रलाइज होता है और NaCl और CO2 इन वाटर प्रोड्यूस होता है तब। क्योंकि 2 बार यहाँ पे टाइट्रेशन होता है इसलिए 2 बार इक्विवेलेंट पॉइंट आता है, इसलिए इक्विवेलेंट पॉइंट के अबाउट पीएच में जो इन्फ्लेक्शन होता है 2 बार होता है। पहला इन्फ्लेक्शन हमारा 8 से 10 रेंज रहता है पीएच का, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब टाइट्रेशन होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जो कि ये बेसिक हमारा सॉल्ट है, बेसिक एसिडिक तो बेसिक सॉल्ट है भी है, इसके पास बेसिक नेचर रहता है, इसकी वजह से पीएच हमारा 7 से ज्यादा रहता है। मींस पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट का अबाउट पीएच में जो चेंज होता है वो 10 से लेकर के 8 के बीच में होता है। सेकेंड जब टाइट्रेशन होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के HCl से होता है। इक्विवेलेंट पॉइंट जो है यहाँ पे, चूंकि सोडियम बाइकार्बोनेट के पास भी एसिडिक नेचर आ जाता है क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से, ऊपर से HCl भी एसिडिक है, इसलिए जब सेकेंड हमारा टाइट्रेशन होता है तो वह हमारे एसिडिक रेंज में होता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट के पास भी एसिडिक नेचर है और HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट पॉइंट आता है वह हमारे एसिडिक रेंज में रहता है। और इक्विवेलेंट पॉइंट के टाइम पे पीएच में जो इन्फ्लेक्शन होता है वो 5 से लेकर के 3 तक होता है। मींस पीएच देखो यहाँ वर्टिकल टाइप ग्राफ है, यहाँ 10 से लेकर के 8 तक है और यहाँ पे 5 से लेकर के 3 तक है। तो सेकेंड इन्फ्लेक्शन में पीएच रेंज 3 से 5 होता है और फर्स्ट टाइट्रेशन में इक्विवेलेंट पॉइंट के अबाउट पीएच में जो इन्फ्लेक्शन होता है वह हमारे इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले उसके बाद वो 8 से 10 होता है। तो फर्स्ट टाइट्रेशन के लिए फर्स्ट टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो फिनोफ्थलीन होता है, और सेकेंड जो टाइट्रेशन है हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl के बीच जो होता है उसके लिए जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं वो हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है। पीएच रेंज के सुटेबल इंडिकेटर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ये एग्जाम के लिए हीट एंड हॉट क्वेश्चन है, इसको आपको दिमाग में पक्का रखना है, एग्जाम में आपके श्योर आएगा यह। डबल टाइट्रेशन का एक और एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल हमारा है टाइट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड बाय NaOH। यहां भी 2 इक्विवेलेंट पॉइंट होगा। कार्बोनिक एसिड हमारे डाइप्रोटिक एसिड है। फर्स्ट जब इसका टाइट्रेशन NaOH से करेंगे हम लोग तो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट यहां पे आएगा। सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट में सोडियम बाइकार्बोनेट के पास अभी भी 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, सोडियम बाइकार्बोनेट फर्दर NaOH से न्यूट्रलाइज होगा और सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा जहां पे सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा। मींस यह 2 टाइट्रेशन यहां होगा। फर्स्ट टाइट्रेशन में हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट जो रहता है वो 8.3 पीएच पे रहता है फर्स्ट टाइट्रेशन में, क्योंकि इक्विवेलेंट पॉइंट जब आ जाता है उस समय एसिड बेस का मिली इक्विवेलेंट इक्वल हो जाता है, लेकिन चूंकि बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए इक्विवेलेंट पॉइंट पे जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट देख लो पीएच 7 से ज्यादा पे है, मींस 8.3 के आसपास है। और जब सेकेंड टाइट्रेशन होता है तब हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट कंप्लीटली सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ये हमारा और स्ट्रॉन्ग बेसिक हो गया है, NaOH भी बेस है, ऊपर से जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग बेसिक हो गया, जिसकी वजह से इक्विवेलेंट पॉइंट जो होता है वो और ज्यादा बेसिक हो जाता है और 11.5 के आसपास रहता है। मींस यहाँ पे इन्फ्लेक्शन यहाँ भी 2 होता है, एक हमारा 8 से लेकर 10 के बीच में रहता है और एक हमारा 11 से लेकर के 12 के बीच में रहता है, राइट। तो 2 तरह का हमारा 2 इक्विवेलेंट पॉइंट यहाँ भी है, 2 इन्फ्लेशन भी यहाँ पे है। यहाँ पे भी इंडिकेटर जो हमारा सुटेबल रहता है वो फिनोफ्थलीन रहता है। तो इस तरीका से आप इस चीज को दिमाग में रख सकते हो। यहाँ एक और बड़ी बात है, जो ग्राफ आप देख रहे हो ये उस डाइप्रोटिक एसिड के लिए जिसके पास पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट जो हो वो सेकंड से बहुत ज्यादा हो। मींस एसिड को फर्स्ट H+ देने का टेंडेंसी तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन सेकंड H+ देने का टेंडेंसी बहुत कम होना चाहिए, उसके लिए ग्राफ मोस्ट सुटेबल है, राइट। तो इस तरीका से एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर को कैसे सिलेक्ट करेंगे मैं कंप्लीटली डिस्कस कर दिया। अब इस पे 1-2 क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट में लिए, नीट जेई एडवांस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नीट में तो कंफर्म इस तरह क्वेश्चन आएगा इस बार जो ग्राफ से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में बोल रहा है कि टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कर्व है, दिख भी रहा है क्लियरली। यहाँ पे वीक एसिड है इसलिए इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले पीएच का वैल्यू क्या हुआ 7 के आसपास है, लेकिन इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद हमारा पीएच का वैल्यू 10 तक चला जा रहा है। इसमें पीएच में जो हमारा इन्फ्लेक्शन है वो अच्छा खासा है, मीन 7 से लेकर एक तरह से कहा 10 तक जा रहा है। तो हमारा
वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है, खुद भी कह रहा है क्वेश्चन में। यहां दिया हुआ है फिनोल्फथलीन इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻10, log 2 की वैल्यू 0.3 दिया हुआ है। यह है इंडिकेटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब आपसे कब बोल रहा है कि द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज आर करेक्ट अबाउट फिनोल्फथलीन इज। इस टाइट्रेशन का फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है। फिनोल्फथलीन के बारे में इस चारों स्टेटमेंट में से कितना करेक्ट है हमें चेक करना है। पहला बोल रहा है इट इज यूज्ड एज इंडिकेटर फॉर वीक एसिड वीक बेस। क्या रॉन्ग है? वीक एसिड वीक बेस का जो वीक एसिड वीक बेस का जो टाइट्रेशन होता है उसमें कोई भी इंडिकेटर सुटेबल नहीं होता है, इसलिए ये तो रॉन्ग हो गया। बी, इट बिगिंस टू चेंज कलर एट pH = 8.4। इंडिकेटर का फिनोल्फथलीन जो हमारा इंडिकेटर है उसका pH 8 से लेकर के 8.3 से लेकर के 10.5 तक के लगभग मीन्स 9 पॉइंट समथिंग तक जाता है, लेकिन किसी किसी बुक में लिखा रहता है 8 से लेकर के 10.5 तक, कहीं पे 8.5 से 10.5, कहीं 8 से 9.4 तक इस तरह से लिखा रहता है। तो उस हिसाब से हमारा 8.4 पे pH कलर चेंज, इस pH पे इंडिकेटर कलर चेंज करेगा, करेक्ट है बी ऑप्शन। उसके बाद तीसरा है इट इज वीक ऑर्गेनिक बेस। ये रॉन्ग हो गया। फिनोल्फथलीन हमारा वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, HPH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। चौथा इट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, एक करेक्ट है। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट हुआ बी एंड डी, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूं, यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो वैल्यू दिया हुआ है, इस वैल्यू से हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा इंडिकेटर किस pH रेंज में कलर चेंज करना शुरू करेगा? तो आप सब याद रखना इंडिकेटर का जो pH रेंज होता है वो इक्वल होता है pKin ±1। मीन्स इंडिकेटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसका pKin ±1 होता है। तो इसका KIN दिया होता है, pKin निकाल लेते हैं। तो इसका pKin क्या होगा जी? निगेटिव लॉग KIN मीन्स निगेटिव लॉग 4 × 10⁻⁻10। pKin इज इक्वल टू निगेटिव लॉग 4 माइनस लॉग 10⁻⁻10। पीछे आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा यह, और ये हमारा हो जाएगा निगेटिव लॉग 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया लॉग 10 लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। तो हमारा pKin हो गया 10 माइनस लॉग 4। लॉग 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × log 2। log 2 का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है, तो 10 माइनस 2 × 0.3 में 0.6 मीन्स हो जाएगा 10 माइनस 0.6 मीन्स ये हो गया हमारा 9.4 हो गया। मीन्स pKin के जो वैल्यू हो गया वो 9.4 आ गया। तो pH रेंज क्या हो जाएगा? pKin ±1, तो 9.4 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 8.4 हो जाएगा, और 9.4 में 1 से ऐड कीजिएगा तो 10.4 हो जाएगा। मीन्स हमारा इंडिकेटर अपना जो pH चेंज करता है फिनोल्फथलीन, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, उसका pH रेंज 8.4 से लेकर 10.4 तक हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि pH जब 8.4 होगा तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज करना शुरू करेगा। मींस ये हमारा बी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये तो डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, लेकिन ये जो डेटा दिया हो इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होगा मैं आपको बताया। तो इसको आप समझ लो, इस पॉइंट को याद रखना आप सब कि कोई भी इंडिकेटर है उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसका pKin जो होता है वो +-1। इस चीज को मैं आपका जो आयनिक इक्विलिब्रियम उसमें इसको डिराइव मैं किया हूं कि कहां से आता है, लेकिन अभी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो pH रेंज का वैल्यू यह होता है। तो इस तरीका से जितना भी क्वेश्चन इस पे आएगा, आप जितना भी ग्राफ में पढ़ाए अगर आपको क्लियरली दिमाग में है तो ऑल क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर करोगे विद इन ए मिनट। ओके, थैंक यू। तो यह वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है।
नेक्स्ट वीडियो टाइट्रेशन पे ही रहेगा, लेकिन वो रेडॉक्स टाइट्रेशन पे रहेगा, जो एक तरह से न्यूली एडेड टॉपिक भी है हमारे नीट का और जेई का।